हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज जो है या शर्करा हम कर रहे थे, जिसको सामान्य भाषा में शर्करा कहा जाता है, जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर लिया था। आज हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज या स्रोत, या कार्बोहाइड्रेट हमें किन चीज़ों से हमारे आहार में प्राप्त होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली हमें मिलता है हमारे आहार में सीरियल से या अनाजों से प्रचुर मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इंडियंस की जो स्टेपल डाइट है, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट हम जो है गेहूं, मक्का, जौ, कई राइस कई जगह पर ईटिंग स्टेट्स हैं, तो उन उसके थ्रू जो है आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट चीनी, गुड़, ठीक है, जैगरी, ये शुगर केन, इनसे जो है हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा सब्जियों में अगर हम देखें तो रूट्स एंड ट्यूबर्स जो होती हैं, जैसे आलू, जमीकंद, शकरकंद, इस तरीके की जो वेजिटेबल्स होती हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं, उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने प्रोटीन के फंक्शंस में भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो ऊर्जा है, जब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है तो हमारा शरीर उसको सही प्रकार से जो है यूटिलाइज कर पाता है। वेयर एज जब हम यही ऊर्जा जो है प्रोटीन्स और फैट से लेते हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी पैदा हो जाती हैं। तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। कुछ जो है आपके मेवे जैसे बादाम, किशमिश, काजू, इनसे भी आपको जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस की, या क्या कार्य है कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर के लिए, और हमारे आहार में जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ये हमारा शरीर किस किस प्रकार से यूटिलाइज करता है, या इसका इस्तेमाल हमारे शरीर में किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला है ऊर्जा प्रदान करना, जैसे कि हम इसको दो एक बार जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपको जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। आपके आहार में एक मुख्य भाग कार्बोहाइड्रेट का होता है, जो कि ऊर्जा देने का कार्य करता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरीज देता है। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज देता है, और वसा का 1 ग्राम आपको 9 किलो कैलोरीज देता है। वसा भी ऊर्जा देता है, और ये ऊर्जा का एक सांद्रित या कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स जो है उससे कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा प्रदान करना हमारे शरीर की जो भी जो क्रियाकलाप है, जो कि वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है या अनैच्छिक है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्या है? ऐच्छिक क्रियाकलाप वो है जैसे कि चलना, उठना, बैठना, जिनके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल रहता है, आप अपनी इच्छा से उनको करते हैं। ठीक है, और इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? ये क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिनके ऊपर हमारा डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका हार्ट का बीट करना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्रियाकलाप होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की होते हैं, बॉडी में और दूसरे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो वो जो है वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। कहने का मतलब हमारी इच्छा हो या नहीं हो, ये क्रियाएं अपने आप चलती रहती हैं। तो हमारी जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनके ऊपर भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी कौन काम करता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन की बचत, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन इसको बोलते हैं, या प्रोटीन की बचत। देखिए, हमने बहुत अच्छे से पहले डिस्कस किया था प्रोटीन वाले चैप्टर में। इनके प्रोटीन और इनके अंदर ये जो एक फंक्शन है ये कॉमन है। ये दोनों जगह आप एक जगह प्रिपेयर कर लेते हैं तो दोनों जगह ये काम आता है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन कैसे होता है कि हमने बात की कि शरीर जो है ऊर्जा देने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले जो यूटिलाइज होता है न्यूट्रिएंट वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन और वसा जो है वो ऊर्जा नहीं देते। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरीज देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देता है, वेयरएज वसा जो है वो 9 किलो कैलोरीज देती है। तो वसा हालांकि बहुत ज़्यादा किलो कैलोरीज देती है, लेकिन फिर भी जो शरीर है वो किसको यूटिलाइज करता है? कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करता है। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी, ये स्पेयरिंग एक्शन कैसे होता है कि अगर हम आहार में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं किसी वजह से, जैसे आजकल कई बार ऐसी डाइट्स होती है कि कार्ब्स को बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है वेट लॉस के लिए या और दूसरी कई कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब शरीर को लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो शरीर जो है शारीरिक वसा का इस्तेमाल करता है ऊर्जा देने के लिए, जिसके फलस्वरूप हम आगे एक और उसमें पॉइंट आएगा तो मैं आपको इलेबोरेट करूंगी इसको, उसमें कीटोन बॉडीज बनती हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो सेकंड नंबर किसका लेता है शरीर के, जैसे हम कहते हैं ना क्लास में कि ये इंसान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये काम कर दीजिए, अगर आप भी एब्सेंट होंगे तो ये जो है वो काम करेगा। लेकिन जो पहला इंसान हमने अपॉइंट किया उसकी कार्यप्रणाली बेस्ट है, फिर सेकंड बेस्ट किसकी है? जो सेकंड है, और फिर थर्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से शरीर जो है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है। कार्बोहाइड्रेट लैकिंग है या आपने आहार में नहीं लिया है, कमी है उनकी, तो वसा का नंबर आता है ऊर्जा देने के लिए, जिसके मेटाबॉलिज्म से, क्योंकि वसा का मेटाबॉलिज्म होगा तभी ऊर्जा बनेगी, और इसके जो मेटाबॉलिज्म से जो ऊर्जा बनती है उसके साथ साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं कि ऐसे हानिकारक तत्व भी बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे हम कीटोन बॉडीज कहते हैं। ठीक है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये वसा जो है, मान लीजिए शरीर में वसा का स्टोरेज जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड नंबर है जो कि बॉडी यूटिलाइज करती है ऊर्जा देने के लिए, वो होता है प्रोटीन। ठीक है, तो अगर आप आहार में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो फिर शरीर प्रोटीन को यूटिलाइज करने लग जाता है ऊर्जा देने के लिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा शरीर में मसल्स का ह्रास होता है, जिसे मसल वेस्टिंग बोलते हैं, है ना। शरीर एकदम लीन एंड थिन, दुबला हो जाता है। मसल्स जो है उनमें ही प्रोटीन होता है। मसल्स किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है, टिश्यूज। तो ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर ऊर्जा देने का कार्य करता है। शरीर में जो जैसे हमने बात की थी कि एंटीबॉडीज बनाता है प्रोटीन के जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते, जिससे कि शरीर बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है इन्फेक्शंस और कई दूसरी बीमारियों के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बचत के लिए कार्य करता है, कि कार्बोहाइड्रेट होगा तो प्रोटीन को अन्य कार्य नहीं करने पड़ेंगे, प्रोटीन अपना काम करेगा, जिससे कि हमारा शरीर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्पेयरिंग एक्शन होता है किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन के पास में अन्य जरूरी कार्य होते हैं शरीर के लिए जो कि कोई और न्यूट्रिएंट नहीं कर सकता। प्रोटीन की जगह कार्बोहाइड्रेट या वसा उसका कार्य नहीं कर सकते, प्रोटीन की जगह प्रोटीन को ही कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि प्रोटीन पे स्पेयरिंग एक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, उसके बाद है आंतों की क्रमाकुंचन गति को सही रखना या टू मेंटेन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं या क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं हम, कि हमने कल जब अपन सेल्यूलोज की बात कर रहे थे, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बात कर रहे थे ना, पॉली जो है ये सैकराइड्स की बात कर रहे थे, उसमें सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज थे, जो कि हम रेशे जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको शरीर पचा नहीं सकता है, लेकिन शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये क्या होता है बेसिकली, कि जब खाना पचता है तो उसमें जो काम की चीज़ें होती हैं शरीर उनको अवशोषित कर लेता है और फिर उसका एसिमिलेशन होता है और फिर वो मेटाबॉलिज्म होता है और वो यूटिलाइज होता है, ऊर्जा देता है और शरीर के विभिन्न कार्यों में काम आ जाता है। ठीक है, अब भोजन के अंदर पाचन के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी
बनता है जो कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता, जिसको कि शरीर जो है समय समय पर शरीर के बाहर निकाल देता है, जैसे हम फीसिस बोलते हैं या वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे शरीर का कहलाता है। ठीक है, अब इस वेस्ट मटेरियल को शरीर के बाहर निकालने के लिए, ये निकालने का काम कौन करता है? अगर हम रिकॉल करें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक क्रमाकुंचन की गति होती है। क्रमाकुंचन की गति माने, मान लीजिए कि ये पाइप है एक तरीके का, जैसे आप पाइप से इसे समझ सकते हैं, तो हमारी जो बड़ी आंत है वो भी कैसी है? पाइप के जैसी है, बहुत फ्लेक्सिबल या बहुत ही सॉफ्ट पाइप जैसी होती है, जिसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उस इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये इस पाइप के अंदर क्या होता है? क्रमाकुंचन की गति क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सामान्यतया ये होता है। और जो है फीसिस जो है शरीर के बाहर जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो जो है बाहर निकाल दिया जाता है। और ये पैरास्टाल्सिस माने एक कॉन्ट्रैक्शन होना, वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, जिससे कि उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आगे की ओर धीरे धीरे धकेला जाता है। तो इस पैरास्टाल्सिस मूवमेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से काम करता है कि हमने सेलुलोज और हेमीसेलुलोज या रेशे की बात की थी। रेशे की प्रॉपर्टी होती है या क्वालिटी होती है, इसका ये गुण होता है कि ये जल को अवशोषित कर कर फूल जाता है। ये रेशे जो है जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ है जिनमें कॉन्स्टिपेशन होता है उनमें वो बहुत हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इस हार्ड स्टूल को सॉफ्ट बनाने का कार्य कौन करते हैं? रेशे। ये रेशे जो है जल को अपने अंदर अवशोषित करके फूल जाते हैं और इस स्टूल को या अपशिष्ट पदार्थ को जो है ये नरम बना देते हैं, और जिससे ये आसानी से क्रमाकुंचन की गति से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से पैरास्टाल्सिस को या क्रमाकुंचन की गति को बनाता है और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी जो बीमारी है उसको होने से रोकता है। ठीक है, फिर है रक्त कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना या कंट्रोल, टू कंट्रोल द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कंट्रोल करता है कि जो ये फाइबर होता है ये जल के साथ साथ में, जल में जो घुले हुए जो टॉक्सिन्स होते हैं, है ना, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को इस तरीके से भी कम करता है। देखिए, दो तरीके से कम करता है। सबसे पहला है कि आहार में जब आप, और ये आपको मिलता कहाँ से है? ये वाला सेलुलोज और हेमीसेलुलोज कार्बोहाइड्रेट ये हमें मिलता है जो हम खाने के साथ में सलाद खाते हैं, है ना, पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, उनमें जो रेशे होते हैं। तो जब आप अपने आहार में सब्जियों की मात्रा, सलाद की मात्रा, है ना, फ्रूट्स की मात्रा जो है आप बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि आप अन्य चीजें कम खाएंगे, जिससे कैलोरीज कम बनेंगी। ठीक है, जिससे वसा जो है शरीर में उसका डिपोजिशन कम होगा। तो जो अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल है वो बनेगा ही नहीं अगर हम आहार में सलाद की मात्रा या सब्जियों की और फलों की मात्रा जो है कार्बोहाइड्रेट या वसा के तुलना में अधिक लेंगे। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये होता है। इसके अलावा जो है शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक्स्ट्रा वसा जो होती है वो भी इस फाइबर के द्वारा जो है शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फाइबर है ये शरीर के जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं, टॉक्सिक पदार्थ या जो जहरीले पदार्थ से हमारा यहाँ पर मतलब जहर से नहीं है या पॉइजन से नहीं है। यहाँ पर जहरीले पदार्थ होते हैं कि जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और आगे फिर डिस्कस करेंगे हम एक पॉइंट में, कि कीटोन बॉडीज बनती हैं जब वसा का मेटाबॉलिज्म होता है या चयापचय होता है। ठीक है, तो ये कीटोन बॉडीज जो है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो कहेंगे जहरीले पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो भी इस फाइबर में, इस रेशे में
या इस सेलुलोज और हेमिसेलुलोज में या एक प्रकार के पॉली सैकराइड्स के अंदर मिलकर शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी कैसे कि हमारे आंतों के अंदर एक फ्रेंडली बैक्टीरियाज का ग्रुप होता है, जिसे हम माइक्रो फ्लोरा भी बोलते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो हमारी आंतों में पाए जाते हैं। फ्रेंडली क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया तो रोग उत्पन्न करते हैं, मगर ये जो हमारी आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं या हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये जो माइक्रोफ्लोरा है, जो बैक्टीरियाज हैं, ये बने रहे या इनकी अच्छी ग्रोथ रहे, उसके लिए हमें जो है ये लैक्टोबैसिलस होते हैं और इनके लिए जो है लैक्टिक एसिड की आवश्यकता होती है, जो हमें दूध, ये दही और दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है जितने भी, उनसे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टोज शुगर जो है वो कहाँ से मिलती है? हमें दूध से मिलती है। ठीक है, और लैक्टोज शुगर है यानी लैक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, ये लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट उन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज को बनाए रखने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी वृद्धि के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगर ये माइक्रोफ्लोरा नहीं होंगे तो बी विटामिन नहीं बनेगा और उसके अलावा पाचन भी हमारा गड़बड़ा जाएगा या सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये बैक्टीरियाज, इस फ्लोरा का होना आवश्यक है और इसके लिए क्या आवश्यक है? लैक्टोज शुगर की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी विटामिन के सिंथेसिस में भी कार्बोहाइड्रेट अपना कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। देखिए, ये भी लैक्टोज शुगर से जो है कनेक्टेड है या कंसर्न है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। एक तो क्या था? बी विटामिन, वो लैक्टोज शुगर से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कैल्शियम का अवशोषण। हमने बात की थी पहले भी एक पॉइंट में किसी में कि किसी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं पाचन के बाद में, उनका जो अवशोषण होता है, ये अवशोषण के लिए किसी न्यूट्रिएंट को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, किसी को विटामिन सी की आवश्यकता होती है, किसी को लैक्टोज की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम जो है वो भी लैक्टोज से बाइंड करके और फिर हमारे शरीर में लैक्टोज शुगर से बाइंड करके ही हमारे शरीर में जो है अवशोषित होता है। ठीक है, और ये लैक्टोज कहाँ से मिलता है? आपको दूध या दूध से बने पदार्थों से मिलता है। और कैल्शियम के भी ये दूध और दूध से बने जो पदार्थ हैं वो रिच सोर्स हैं। तो शरीर की जो है कैल्शियम की आवश्यकता, कैल्शियम अवेलेबल हो शरीर को, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है दूध और दूध से बने पदार्थ। क्योंकि इसमें दो फायदे हो जाते हैं हमें कि इसमें हमें लैक्टोज शुगर भी मिल जाता है और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, जिसको कि शरीर रेडिली एब्जॉर्ब कर लेता है या आसानी से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैल्शियम जो के अवशोषण के लिए भी कार्बोहाइड्रेट काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म? लैक्टोज शुगर। ठीक है, इसके अलावा नाड़ी संस्थान और यकृत के स्वास्थ्य के लिए, नाड़ी संस्थान और यकृत के जो है नाड़ी संस्थान और यकृत के स्वास्थ्य के लिए जो है क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा जो लिवर है, बेसिकली इसका फंक्शन है कि शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालना, और इसी के अंदर जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में शुगर्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एकत्रित रहते हैं और ये लिवर जो है ये ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में तोड़कर समय समय पर ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, तो हमारे हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम के लिए भी जो है हमेशा ग्लूकोज की सप्लाई जो है वो बनी रहनी चाहिए।
ठीक है। लिवर के अंदर भी रीजनरेशन का काम होता है। रीजनरेशन माने कि जैसे अपने उसमें नई कोशिकाएं जो हैं वो बनती रहती हैं, है ना, पुरानी खत्म होती रहती है और नई बनती रहती हैं, और बेसिकली इसका शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का या शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालने का कार्य रहता है। तो नाड़ी संस्थान और यकृत के स्वास्थ्य के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है ना। इसीलिए हमने कहा था कि कई बार जो है ग्लूकोज लेवल कम होता है तो एकदम से इंसान जो है फेंट हो जाता है या बॉडी शिवर करने लग जाती है। शिवर करना माने कि जो नाड़ी संस्थान है आपका वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसका कार्य है धात्री माता में दुग्ध निर्माण या सिंथेसिस ऑफ मिल्क। धात्री माता में देखिए जो दूध है, जैसे कि ये नॉर्मल प्रोसेस है मैमल्स के अंदर कि वो बच्चे पैदा करते हैं और फिर उनको दूध पिलाती हैं माएँ। तो ये जो दूध का निर्माण होता है ये लैक्टेशन पीरियड के अंदर दूध का बेसिक अवयव क्या है? कैल्शियम, ठीक है, लैक्टोज। तो और इसके लिए दुग्ध निर्माण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। देखिए आप अलग अलग ट्रेडिशंस में देखेंगे कि डिलीवरी के बाद में हाई एनर्जी, हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन डाइट जो है वो धात्री माता को दी जाती है, जिसके अंदर की अधिक मात्रा में ऊर्जा हो। ऊर्जा माने कार्बोहाइड्रेट, जैसे आटे की पंजीरी बनाना, आटे के गोंद के लड्डू बनाकर देना, ठीक है, या लोद, सौंठ, ये सब चीज़ें जो है वो लड्डू के फॉर्म में जो है वो दिया जाता है, सीरा बनाकर दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है। तो ये सब क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि दूध के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि दुग्ध निर्माण के लिए, सिंथेसिस ऑफ मिल्क के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है धात्री माता को, जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। उसके बाद है अनावश्यक अमीनो अम्ल निर्माण हेतु, ठीक है। अनावश्यक अमीनो अम्ल बेसिकली क्या होता है? देखिए दो प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। हमने प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ा था कि एक होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल जिनको कि आहार में लेना आवश्यक होता है, एक होते हैं अनावश्यक कि अगर आप आहार में नहीं भी ले रहे हो तो शरीर इनका निर्माण करके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। तो हम ये कहते हैं कि अनावश्यक अमीनो अम्लों के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट मदद करता है। अनावश्यक माने जो कि आहार में लेना आवश्यक नहीं है, मगर कार्बोहाइड्रेट की सहायता से ये अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर अपने आप बना लेता है, ठीक है। इसके बाद है वसा के संपूर्ण ऑक्सीकरण हेतु। देखिए ध्यान से समझिएगा, वसा का ऑक्सीकरण, कोई भी न्यूट्रिएंट जो है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, तभी जाके ऊर्जा या वो अपने जो निर्धारित कार्य हैं उनको कर पाता है। तो वसा का संपूर्ण ऑक्सीकरण कैसे होता है कि वसा के ऑक्सीकरण के लिए एक तत्व जिसे हम पायरुविक एसिड बोलते हैं उसकी आवश्यकता होती है। ये पायरुविक एसिड कहाँ से मिलता है? ध्यान से समझिएगा, जब कार्बोहाइड्रेट का चयापचय होता है, या अंग्रेजी में जिसे चयापचय को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट का चयापचय होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, उस प्रोसेस के बीच में एक स्टेज में पायरुविक एसिड नाम का एक पदार्थ बनता है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड जो है ये इस ग्लाइकोलिसिस चक्र बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म जब होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसमें जब पायरुविक एसिड बनता है, जो पायरुविक एसिड बनता है, ये पायरुविक एसिड जाकर वसा का जब ऑक्सीकरण होता है उसके लिए सहायक होता है, उसके लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वसा के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए पायरुविक एसिड की आवश्यकता होती है, और ये पायरुविक एसिड हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए भी कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। उसके बाद है कोशिका के रचनात्मक घटक के रूप में। कोशिका के रचनात्मक घटक के रूप में कैसे? कि जो कोशिकाएं होती हैं, हमने बात की थी, वो बेसिकली किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है, फॉस्फोलिपिड्स, है ना, प्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड्स और कार्बोहाइड्रेट की भी इनमें जो है आवश्यकता होती है इनकी संरचना को बनाने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है, या उसके जो रचनात्मक घटक है उसमें ये कार्य
करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता और कमी के प्रभाव शॉर्ट में फटाफट। अगर हम अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेते हैं या कार्बोज अधिक मात्रा में लेते हैं तो मोटापा हो जाता है या मोटापे की बीमारी हो जाती है। कैसे कि जब हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कुछ जो एक्स्ट्रा बचेगा वो कुछ जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाएगा, और लिवर की भी एक कैपेसिटी है, लिवर कितना जितना आएगा उसके अंदर उतना स्टोर करेगा। अब इसके अलावा भी अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये अल्टीमेटली वसा में परिवर्तित होके एडिपोज टिश्यूज में, शरीर में एडिपोज टिश्यूज में एकत्रित हो जाते हैं और मोटापे की बीमारी को बढ़ाते हैं, जिससे कि और दूसरी बीमारियां जो है वो लगने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद दंत क्षरण या डेंटल कैरीज, आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उससे क्या है एसिड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम इनेमल बोलते हैं। ये जो एसिड बनता है ज़्यादा मीठा खाने से या दांत को मीठा खाने के बाद में साफ नहीं करने से, कुछ लोग रात को सोने से जस्ट पहले दूध पीते हैं और फिर सो जाते हैं, तो दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है वो भी दांतों को सड़ाने का कार्य करती है, या चीनी घोल के पीते हैं उसके अंदर तो वो भी दांतों को सड़ाने का, ये धीरे धीरे एसिड जो बनता है ये दांतों की जो कवरिंग है इनेमल उसको डैमेज करता है और फिर दांतों की जो अंदर की लेयर है उसको डैमेज करके डेंटल कैरीज या दांतों की सड़ने की बीमारी पैदा करता है। ठीक है, इसके अलावा है मधुमेह या डायबिटीज। देखिए शुगर जो है या कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मधुमेह से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई मीठा ज़्यादा खाता है तो उसको जो है डायबिटीज हो जाएगी, मगर मीठा ज़्यादा खाने से क्या होगा कि वसा बढ़ेगी या मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, और ओबेसिटी के बढ़ने से डायबिटीज हो जाएगी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं लेकिन आप उसको वर्कआउट कर लेते हैं, उसको आप पाचन कर लेते हैं, उसको जो है एक्सरसाइज करके ऐसे ख़त्म कर देते हैं या उसको यूटिलाइज कर देते हैं, तब आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर हम मीठा ज़्यादा खा रहे हैं जिससे कि मोटापा बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ होने की संभावना भी रहती है। ठीक है, कमी के प्रभाव क्या होते हैं? अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं तो वजन में कमी हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, और क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को भी जो है वो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो सूनापन, चक्कर आना और वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होना, ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। और प्रोटीन की कमी भी हो जाती है। हमने बात की थी कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो फिर वसा और प्रोटीन जो है वो यूटिलाइज होता है ऊर्जा देने के लिए, तो प्रोटीन की भी कमी शरीर में हो जाती है। ठीक है, दैनिक आवश्यकता में हम एक साथ में RDA टेबल को डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों की दैनिक आवश्यकताएं उस एक वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे। बेसिकली आपका जो आहार होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वसा बढ़ेंगे।